तो नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग 9th क्लास के 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जिस 4th चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग जेनमिन देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कैसे की जाती है, समीकरण वास्तव में क्या होता है और किस तरीके से इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, और भी जो बातें होंगी बन रही है हमारे साथ बालासर बिहार में। तो चैप्टर का जो नाम है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आज हम लोग हिंदी मीडियम के लिए विद्यार्थियों के लिए ये है कि दो चर वाले, अच्छा जी हाँ, तो यहां पर क्या लिखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा से आवाज वगैरह आएगा तो कमेंट वगैरह करते रहिएगा, नहीं भी आएगा तो कमेंट करते रहिएगा, लेकिन बचिएगा, मतलब कि पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। लीनियर इक्वेशंस इन क्या करने वाले हैं, हम लोग टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। एक शॉर्ट में इसको हम लोग पूरा खत्म करेंगे। तो सबसे पहले कि हम लोग ये पता करें कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। इससे पहले हम लोग समझेंगे समीकरण क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा x + 1 = 8 और यहां पर मैंने क्या किया, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों को जो सवाल पूछना होगा पूछिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिएगा x + 1 क्या है, 8 है। तो यहां पर इक्वल का साइन दिया हुआ है, मतलब इक्वेट किया गया है भाई साहब इसको कुछ करके। आपको पता है यहां पर 7 होगा ना, तो यहां पर x + 1 बराबर क्या दिया है, 8 दिया हुआ है। तो जो भी चीज मतलब जो स्टेटमेंट LHS, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आप लोगों के लिए क्या है, RHS, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, राइट हैंड साइड। हिंदी वाले बच्चों के लिए बायां पक्ष ना जी, यहां पर कुछ होता होगा ऐसा। और यहां पर क्या बाबू, आपका दायां पक्ष। तो if any statement is written as in the form of LHS and RHS, then it is called equation. अगर किसी कथन को LHS और RHS के टर्म्स में लिखा जाता है तो उसको समीकरण कहा जाता है। दुनिया में कहीं पर भी आपको मिल जाए कि x² - 9 = 0, इधर आपका LHS और इधर क्या है, RHS है, तो आप क्या बोले कि समीकरण है। क्लियर। हाँ, एक बात और कि जो LHS और RHS के फॉर्म में लिखा जाता है और वो सिर्फ अपने वैल्यू से सेटिस्फाइड हो। अपने वैल्यू सेटिस्फाइड कहने का मतलब कि अगर यहां पर x की वैल्यू अगर आप 7 रखोगे तभी आएगा, दुनिया का कोई भी नंबर रख लो, अगर यहां 7 नहीं रखोगे तो इक्वल नहीं होगा। नहीं समझे? जैसे यहां पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा x - 3 = 8, तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी 11। हाँ, निकालने आता है ना आप लोग को ये वाला, x = 8 + 3, तो x = 11। इसके अलावा यहां पर x का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, क्या होने वाला है, बराबर नहीं आएगा। और जब बराबर नहीं आएगा तो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आएगा। फिर से स्टेटमेंट क्या लिखते हैं कि जो भी कथन को LHS और RHS के पक्ष में पद में लिखा जाता है और जो सिर्फ और सिर्फ अपने मान से संतुष्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, समीकरण। तो बाला सर ये बताइए कि a + b का होल स्क्वायर जो हो रहा है यहाँ पर a² + 2ab + b², ये भी तो LHS और RHS के टर्म में लिखा गया है, जैसा जाहिर सी बात, सही बात लिखा। लेकिन एक बात है इसमें, यहाँ पर आप a और b का कुछ भी मान रख लो, वो LHS RHS ही देगा, बराबर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने रख दिया क्या, 5 और यहाँ पर 3, और फिर इसको कराएंगे आ जाएगा बराबर। 4 और 6 रख दिए a और b का मान, तभी बराबर आएगा ना। मान लीजिए 4 और 6 रख दिए तो ये हुआ 10 का स्क्वायर, और फिर इधर देखिए 4 का स्क्वायर + 2 × 4 × 6 + 6 का स्क्वायर, और देखिए ये आपका कितना हो गया, 16, 6 के 24 दूनी का कितना हो गया बाबू, 48, और यहाँ पर 7 का 36, ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये तो गजब बात है। अभी आप बोल रहे थे कि जो LHS और RHS के टर्म में लिखा जाए, जो अपने वैल्यू से सेटिस्फाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर 4 छोड़िए, 4 और 6 छोड़िए, यहाँ पर आप 5 और 3 रख दीजिए, 2 और 7 रख दीजिए, 8 और 9 रख दीजिए, x और y रख दीजिए, x + 2 रख दीजिए, सब में वो बराबर देते जाता है। ज्यादा मान आ गया, इसका ज्यादा वैल्यू आ गया। तो भाई साहब, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज आइडेंटिटीज।
आइडेंटिटीज सर्व समीका बोलते हैं। सेकेंड वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना सर्व समीका। सर्व समीका क्या होती है? जो एलएचएस और आरएचएस के टर्म्स में लिखी जाती है और किसी भी मान से सेटिस्फाइड हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि x + 3 = 9 क्या है समीकरण, क्योंकि x का एक ही मान देगा, ये जितने भी वैल्यू होते हैं देगा, वो किसी भी मान से सेटिस्फाइड बाबू नहीं होगा। और ये भाई साहब क्या है, किसी भी मान से सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? वो सर्व समीका है। अब बोलिएगा आप तो ये पढ़ाने के चक्कर में कहाँ घुस गए, हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, इसी पर लेकर के आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है जेन्युइन जो है क्या कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एलएचएस और आरएचएस के टर्म्स में लिखा जाए सिर्फ अपने वैल्यू से सेटिस्फाइड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। और किसी भी वैल्यू से जो सेटिस्फाइड हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको जो है हम लोग बाबू लोग सर्विस जो किसी वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाए तो सर्व समीका के नाम से जानते हैं। अमित जी हंस रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आ जाते हैं फिर से इस टॉपिक को हमको पकड़ना है। मान लीजिए मैंने x - 7 = 9 लिखा। ये x में एक ही वेरिएबल है, एक ही वो चर है, और वो चर क्या है बाबू? x है। तो बोला जाएगा कि ये एक चर वाला और इसका पावर 1 है। बताया था ना मैंने, अगर पावर 1 है तो रैखिक बोला जाएगा बहुपद वाले चैप्टर में जी। और बहुपद का मैं चैप्टर है, आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो ऑलरेडी पॉलिनोमियल के सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, बालासर बिहार, वहां पर जाकर देख लीजिए, पूरा मालूम चल जाएगा। तो x² है तो यहाँ पर क्या मिलेगा बाबू? द्विघात। x का पावर 3 है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? त्रिघात के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे एक चर वाला, वो भी एक चर, एक ही x है, एक चर वाला और पावर 1 है भाई साहब, तो रैखिक और एलएचएस आरएचएस के टर्म में है। तो क्या बोल रहे हैं? समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा, ये मान लो लिखा रहता x² - 16 = 0, क्या बोलते हम लोग? एक चर वाला मैक्सिमम पावर 2 है, द्विघात समीकरण। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, अब आ जाते हैं। बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। कैसे? कि अब तो भैया हम लोग अगर ऐसे लिख दें, क्या लिख दें कि x + y = 11, या छोड़िए x + y = 42 लिख रहे हैं, मतलब कि इसमें कितने चर हैं जी? दो। ये हो गए दो चर वाले, और मैक्सिमम पावर कितना है जी? एक है। तो रैखिक समीकरण। भैया मजा आ गया एकदम से। समीकरण का मतलब समझ गए, चर का मतलब समझ गए, रैखिक का मतलब भी समझ गए, और दो चर है तो दो चर का भी मतलब समझ गए। भैया मैं तो एग्जांपल दे सकता हूँ, x + y + z = 13, तो 3 चर वाले रैखिक समीकरण है ये। क्लियर है ना? और इन सबका पावर अगर 2 कर दें तो बोल सकते हैं कि 3 चर वाले द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए। तो ऐसे थोड़े अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई साहब बताइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, तो बोलिएगा अरे x + y = 42। एग्जाम्पल है ये रूप है नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दो चर वाले, क्या बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप जो होता है वो होता है x + by + c = 0। अब बोलेगा कि इसमें तो 6 चर आ गए। नहीं, जहां तहां लिखना पड़ेगा। हाँ, जहां a, b और c वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या अगर नहीं समझ में आता है तो बस समझिए कि संख्या है। इसका भी है, रियल नंबर भी हम पढ़ाए हैं यूट्यूब पर, अब देख लीजिए। तो a b c क्या है बाबू? वास्तविक संख्याएं हैं। अब भैया एग्जाम्पल दे दीजिए। तो मान लीजिए लिखा है 7x + 9y + 8 = 0। क्या बताइए, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहले तो भाई साहब x और y दो चर मिल रहा है, मैक्सिमम पावर 1 मिल रहा है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बराबर? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसमें डिफिनेशन वगैरह भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सीधे क्वेश्चन से अटैक करते हैं हम लोग। और ये क्या है क्वेश्चंस में कि दो चर वाले सॉरी निम्न को दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है जी? x
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में क्या करे बाबू, बदले। तथा 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 ए बी एवं सी का क्या करें, मान बताएं। तो मैं यहाँ पर लगभग 5-6 क्वेश्चंस दे रहा हूं और देखिए कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मिल गया 2x बराबर 3y माइनस 9। अब इसको बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलिए। दो चर तो दिख ही रहे भैया, इक्वल का भी साइन नहीं, सबको एलएचएस में लेकर के आइए, ठीक है। और उधर से चले जाइएगा, देखिएगा वीडियो है उधर से, हाँ जाइए। तो यहाँ पर क्या देख रहे थे, 2x बराबर क्या हो रहा है बाबू, 2x बराबर कितना है, 3y माइनस क्या है बाबू, 9 है। क्लियर है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लेकर के आते हैं एलएचएस में, सबको उठाकर एलएचएस में लाइए। तो 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो भैया हमने किस फॉर्म में लिख लिया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और 0 के फॉर्म में लिखते ही हमने, तो यहां पर हम लोगों ने इसको लिख लिया किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c बराबर कितना के फॉर्म में, 0 के फॉर्म में। तो चलिए a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया -3 और c बराबर, अरे भाई साहब, प्लस 9। ओवर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 2x बराबर मान लीजिए यहाँ पर 3y है। अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है एकदम से। जो लोग अभी एकदम वीडियो मान लीजिए बीच में से भी देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उनको भी समझ में आएगा। तब इधर ला दो सबको, कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y, कुछ नहीं है तो 0 है, इसका कुछ नहीं होता उसका 0 होता है और 0 से हीरो बना जाता है। भैया ये तो आप कमेंट भी कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। भैया अगर इसको ऐसे थोड़ा लिखा हो, मेरे पास तो 2y बराबर 8 है, इसको कैसे लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चर दिखाई दे रहा है, तो भाई साहब 0 × x लिख दो। अब लिखो 2y और इसको उठा करके लाओ इधर, -8 बराबर 0 लिखो। a बराबर 0, b बराबर 2, c बराबर -8। कंफ्यूज मत होइए, a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट। ओवर कर लीजिएगा ना ऐसा, जो भी सवाल आएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 3x/2, ये क्वेश्चन है, बराबर यहाँ पर क्या है, प्लस 5y माइनस 9 = 0। ये तो भैया आसान हो गया। 3/2, यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो गई 5 एंड c की वैल्यू क्या हो गई -9। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब आप लोग 4.1 बनाने के लिए जाएंगे तो ऐसे सवाल आपको काफी ज्यादा भारी मात्रा में मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को किसी भी इक्वेशंस को क्या करने आ गया, माफ कीजिएगा, लीनियर इक्वेशंस दो चर रैखिक समीकरण के रूप में बदलने आ गया एलएचएस एंड एचएस के फॉर्म में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से किसी समीकरण को हम लोग ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई साहब अभी हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। देखना, नॉर्मली इसको ऐसे समझो बाबू, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 12 के, पहले देख लो, बोल रहा है 4 हल लिखे, 4 हल लिखे। एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग के नवम वर्ग के किताब में मिलेगा। 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। याद नहीं होगा मतलब कि बनाने आ जाएगा। 2x प्लस 3y = 12 है, इसके 4 हल लिखिए। बहुत आसान, हलवा जो बोलते हैं ना वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y = 12 है, तो इसका कैसे हल लिखेंगे, चुपचाप आप ऐसे लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 12। ऐसा एक बक्सा बना लीजिए। बक्सा भैया बक्सा भी बनाना पड़ता है क्या, हाँ जी, x है और यहाँ पर y है। अपना मन से जो आपके दिमाग में है, x का मान कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी मतलब पैसा नहीं, 0 1 2 3 कुछ भी, मैंने बोला ना कुछ भी रखिए, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं लिख दो, यहां पर मैं लिख देता हूं अपना मन से। अरे भाई साहब अपने मन से, तो मैंने भैया x का मान एक बार 0 रख दिया, कुछ नहीं तो 0 रखेंगे। अब आप देखो कैसे करेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पर, कंफ्यूज मत होइएगा, अपने मन से। मैं 10 रख सकता हूँ क्या, 1 लाख रखो,
दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोल दिया। अब 2x है बाबू, तो देखो यहाँ पर 2x के जगह पर क्या रखा आपने 0 प्लस 3y। क्या टीचर भी ऐसा रखेंगे? एग्जाम इसका आंसर नहीं मिलता है, ठीक है ना, बस जो चेक करेंगे वो देख लेंगे। देखो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू 12 हो गया। ये तो पूरा चला गया, 3y बराबर क्या हो गया जी 12 हो गया, y बराबर क्या हो गया 12/3 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। भैया बहुत अच्छी बात है, ओवर। अच्छा मैं यहाँ पर -2 रख देता हूँ, मैं कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। अब आ जाओ यहाँ पर x की जगह और y जगह कहीं पर रख सकते हैं, लेकिन x को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या किया 2 इंटू -2 प्लस 3y 12 -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 16 हो गया और y की वैल्यू क्या होगी बाबू 16/3 लिख लीजिए, ठीक है ना। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। लो तुम्हारे मन में चल रहा है 10 रख देते हैं, तो यहां पर क्या हो गया बाबू, ये रफ में करना है, ठीक है ना, ये रफ में करना है। यहां पर क्या लिखते हैं 2 इंटू 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ना, तो 3y इज इक्वल टू देखो 10 जाके उधर घट गया, कितना आ गया बाबू -8, क्लियर। और y की वैल्यू क्या आ गई -8/3, कोई दिक्कत। और एक आप पर छोड़ते हैं वो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के, अच्छा भैया 4 हल लिख सकते हैं क्या? भाई साहब तुम लिखते रहो दिन भर, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, इनफिनिटिव सॉल्यूशंस। ये भी याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एकदम नोट करके कि दो चर वाले, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या करना है बाबू, अनेक हल होते हैं, क्लियर, एकदम नोटेड। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अनेक हल होते हैं, क्योंकि हम जितना मान रखें उतना निकलते जाएगा। 1 लाख रखो, 2 लाख रखो, खुद भी बैठ जाओ आकर इसी में आ जाएगा। रफ कर देना इसको, रफ क्या करना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसका ग्राफ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बाबू, ग्राफ, और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी, और इसका ये लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ आज एक ही दिन में ये चैप्टर क्या हो जाता है ध्वस्त। आइए चलिए इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग। तो ग्राफ कैसे देखने वाले हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ खींच। एकदम एग्जाम में इसी तरीके का सवाल आएगा, कुछ भी, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ देगा कि x माइनस 2y बराबर 8 का ग्राफ खींचिए। ये पूछ सकता है कि x प्लस y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ खींचिए, और 8 बोल रहे हैं बार बार, लो 9 का ग्राफ खींचिए। थर्ड नंबर में x/2 3y/5 बराबर 20 का ग्राफ खींचिए। एक बताते हैं ना, सारा चीज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ खींचना है। आप लिखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, क्लियर है, ऐसे बॉक्स बनाओ आप। हाँ इतना हम कर लेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पर x लिखेंगे, यहां पर y, और जो शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको ग्राफ खींचने के लिए। आप क्या करो, एक बार x की वैल्यू यहां 0 रखो, रख दिया मैंने 0, ये पूरा उड़ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 4, करके देख लेना, हो जाएगा ना। x की मान जैसे 0 रखोगे y का मान कितना आ जाएगा 4, देखा ना कैलकुलेट करके, ओवर। अब यहां पर देखो, एक मेरा y का मान 0 रखो, और ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक बार x 0 एक बार y 0, मैं थोड़ा शॉर्टेस्ट में चलता हूं, ठीक है ना। तो जैसे हम y 0 रखेंगे, ये गया ना इधर, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ओवर। अब आइए, कंफ्यूज मत होइएगा, रख कर देखो, और मैंने फिर बोला अपना मन से, ठीक है ना। अब ये देख लो, एक मिल रहा है हम लोग को 0,4, और एक क्या मिल रहा है बाबू 6,0। अब इसका ग्राफ खींचना है। ये जेनविन आप लोग उसको उतार लीजिएगा, क्योंकि हम वहां पर ग्राफ एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम लोग यहाँ पर ग्राफ एडजस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे देखना, बहुत ही आसान है। और इसमें ये थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से इसका स्केलिंग नहीं बैठेगा, लेकिन एक जो ग्राफ कॉपी आता है उससे आप करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा ग्राफ खींच लीजिएगा, कल ही बताए थे इसको। यहाँ पर क्या देख रहे हैं 0 0, ये हो गया आपका 1 2, ऐसे थोड़ा अरेंज करके 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर बाबू 1 2 3 4 5 6, ये कोई जोड़ने के दोनों तरफ बराबर ही करें, -1 -2 -3, ऐसे ऐसे कर देते हैं।
यहाँ पर मान लीजिए -1 -2 -3, ये हमारा क्या है, x अक्ष है, ये x डैश है, यहाँ पर y अक्ष है, यहाँ पर y डैश है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, ये समझ में आया कैसे मैंने किया? ओवर, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। अब देखो x में 0 y में 4, पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा, लिख भी दो, x में 0 y में 4, मन किया तो लिखो, छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। x में 6 और y में 0, आसान है ना। अब इसको ना एकदम से स्केल रख कर क्या करना है बाबू, ओ सॉरी, कोई बात नहीं, ऐसे मिला देंगे, यहां से करके जाएगा। इसको थोड़ा सा और एक बार प्रॉपर तरीके से खींच देते हैं। मैंने बोला ना स्केल नहीं है तो स्केल में नहीं आएगा ये, ओवर। और इस तरीके से क्या हो जाता है, हम लोगों का ये ग्राफ खींच गया, ठीक है। अब जिसको आपने खींचा इसको एरो का साइन दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2x + 3y = ओहो 12 होगा। एक खासियत और समझिए, और ये खासियत क्या है कि इस पर का जितना भी पॉइंट आएगा ना बाबू, इस पर का कुछ कुछ यहां पर पॉइंट, मान लीजिए यहां पर का कोई पॉइंट आया, कितना आ गया, ऐसे x में 2 और y में 3, 2 दूनी का 4, अतितरी का 9। ये थोड़ा स्केल में नहीं है, लेकिन यहां पर जो भी वैल्यू आएगा x का और y का जो भी मान आएगा, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर भी पॉइंट होगा, कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे। तो ये सारी पॉइंट को अगर उठा करके यहाँ पर क्या करोगे, रखोगे, तो सेटिस्फाइड कर जाएगा उसको। सेटिस्फाइड कहने का मतलब कि वो LHS RHS बराबर हो जाएगा, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि यही चेक करना है, कुछ कैसे बोले हम, जैसे यहाँ पर मान लो कि फिर यहाँ पर भी पॉइंट है x1 y1, मैंने आसान भाषा में 2 चर वाले, यहाँ से क्या क्या बात चला, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है बाबू, सरल रेखा होता है। ग्राफ पर के जो रेखा है उस पर का प्रत्येक बिंदु का x और y का मान ही इसका क्या होता है जी, हल होता है। एक रेखा पर हम लोग अनंत बिंदु ले सकते हैं, मतलब ये ग्राफ दिखाता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत मान हल होते हैं। क्लियर है ना? अब चलिए, अब इसमें से आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ये हो गया, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे घुमा करके पूछ दिया। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे ये पूछें कि x + y = 8 है, निम्न में इसका ग्राफ किस बिंदु से होकर गुजरता है ना बाबू, किस बिंदु से होकर गुजरता है। तो आप बोलिएगा भैया सिंपल है ना, ग्राफ खींच लेंगे और पता कर लेंगे कौन कौन से बिंदु से होकर जा रहा है। मेरा थोड़ा सा अनुमान है कि ये 3, 2 से होकर के जा रहा है, ये थोड़ा देख लेते हैं। बी नंबर में बोल रहा है कि नहीं ये 3, 5 से होकर के जा रहा है, सी नंबर में बोल रहा है कि ये 5, 3 से होकर के जा रहा है, और डी नंबर में बोल रहा है कि 8, 0 से जा रहा है। तो बताना है किस किस में से जा रहा है। मैंने जैसे मान लो इसको आप ग्राफ खींचने गए, किसका बाबू, x + y का, और इस तरीके से ग्राफ आया, तो बोल रहा है कि क्या यहाँ पर के जो पॉइंट है, जो पॉइंट है कि क्या कभी ये 3, 2 से होकर गुजरा होगा ना कोई पॉइंट में जिधर, क्या अभी 3, 2 से होकर गुजरा, कंफ्यूज नहीं हो रहे आप लोग? तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान कितना रख देंगे बाबू, 3। इसमें देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, x का मान 3 रख दिए और y का मान बाबू 2 रख दिए 5, तो इससे होकर के नहीं जा रहा है। इसमें देखते हैं x का मान कितना दिए 3 और यहाँ पर 5, 8, मतलब कि भैया जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, किसका बाबू, इसका, तो ये कहाँ से होकर के जाएगा, 3, 5 से होकर के गुजरेगा। ये भी इससे गुजरेगा और इससे भी गुजरेगा। समझ में आ गया होगा? x और y का मान रख देंगे तो ओवर, ठीक है। अब देख लो, अच्छा लगा। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो इन सबसे होकर के ये चीज जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2x + 3y = k का ग्राफ -3, 5 से होकर गुजर रहा है, तब k का क्या करें जी, मान बताएं। मैंने इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो कहां से होकर गुजर रहा है बाबू, -3, 5 से होकर गुजर रहा है, तो k का मान बताना है। कुछ नहीं, यहां से होकर गुजर रहा है ना जी, मतलब ये x का मान है और ये बाबू
y का मान है। क्लियर? ठीक है, तो ये x का मान है और ये क्या है, y का मान है। तो यहाँ पर रखिए 2 गुने x का मान कितना है जी, -3, और 3 गुने y का मान कितना है जी, 5, बराबर क्या है जी, k। अब k इवेल्युएट कर दो, -6 अब प्लस कितना बाबू 15, k का मान कितना आ गया जी 9। तो इसी के साथ हम लोगों का ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, धन्यवाद।